कभी सोचा है कि एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि कर्ज अमीर बनने की सीढ़ी है और दूसरी तरफ कुछ लोग उसे बर्बादी का सीधा टिकट मानते हैं। ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, बल्कि पर्सनल फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी संघर्ष है। तो असल सवाल यही है, कर्ज एक टूल है या फिर एक जाल? इस पूरी बहस की तह तक जाने के लिए हम दो बहुत बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट्स रॉबर्ट कियोसाकी और डेव रैमजे के एकदम अलग अलग नजरियों को समझेंगे। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस बड़ी फाइनेंशियल सोच की खाई को समझेंगे, फिर हम कियोसाकी और रैमजे दोनों के तरीकों में गहराई से उतरेंगे, उनकी रणनीतियों की आमने सामने तुलना करेंगे, एक एक्सपर्ट की नजर से भी देखेंगे और आखिर में एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे यह समझने में मदद मिले कि कौन सा रास्ता किसके लिए सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दो गुरुओं की, रॉबर्ट कियोसाकी और डेव रैमजे, जो पैसे और कर्ज को लेकर दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाते हैं। और यहीं पर उनका सबसे बुनियादी फर्क एकदम साफ हो जाता है। कियोसाकी का मानना है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं और अक्सर इसके लिए कर्ज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ रैमजे हैं जो कर्ज को वित्तीय गुलामी कहते हैं, एक ऐसा बोझ जो किसी को भी असली आजादी हासिल करने से रोकता है। दो फिलॉसफीज, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो चलिए अब पहले कियोसाकी के नजरिए को समझते हैं, जिसे रिच डैड फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। ये पैसे के बारे में सोचने का एक ऐसा तरीका है जो हमारी पारंपरिक फाइनेंशियल सलाह को सीधे सीधे चुनौती देता है। कियोसाकी की फिलॉसफी का जो सार है वो एक बहुत ही सीधी सादी परिभाषा पर टिका है। एसेट यानी संपत्ति वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। इसका पूरा आधार कैश फ्लो है, मतलब पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, ना कि किताबों में लिखी मुश्किल परिभाषाएं। और ठीक इसके उलट लायबिलिटी यानी देनदारी वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। कियोसाकी के हिसाब से बस यही एक फर्क है जो अमीरों को बाकी सबसे अलग बनाता है। वो लोग एसेट्स जमा करते हैं, लायबिलिटीज नहीं। और यहीं पर आता है उनका सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया जो कई लोगों के होश उड़ा देता है। पारंपरिक सोच क्या कहती है? मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है ना? लेकिन कियोसाकी इस पर सवाल उठाते हैं, क्या वाकई ये आपकी जेब में पैसा डाल रहा है? जब तक आप इसे किराए पर नहीं देते, उनका तर्क है कि ये एक देनदारी है। क्यों? क्योंकि होम लोन, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस के जरिए ये लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता ही रहता है। कियोसाकी इनकम कमाने के अलग अलग तरीकों को समझाने के लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। बाई तरफ है ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, और दाई तरफ है बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। अब देखिए, असली खेल शुरू होता है जब हम इन दोनों साइड्स के बीच का फर्क देखते हैं। बाईं तरफ वाले लोग यानी ई और एस सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो एक्टिव इनकम कमाते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए अपना समय बेचते हैं, और इस इनकम पर टैक्स रेट भी सबसे ज्यादा होता है। इसके उलट दाईं तरफ वाले लोग आजादी को महत्व देते हैं। वो ऐसे सिस्टम और इन्वेस्टमेंट बनाते हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, यानी वो पैसा जो आप सो रहे हों तब भी आता रहे, और वो टैक्स कानूनों का फायदा उठाकर अक्सर सबसे कम टैक्स देते हैं। कियोसाकी का सीधा तर्क है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ दाईं तरफ ही मिल सकती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डेव रैमजे की फिलॉसफी, जो पूरी तरह से सुरक्षा और मन की शांति पर आधारित है और जिसका रास्ता वो कर्ज मुक्त जीवन से होकर बताते हैं। रैमसी के लिए अच्छा कर्ज जैसा कुछ होता ही नहीं है। उनका मानना है कि हर तरह का कर्ज, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या स्टूडेंट लोन, वो एक तरह की फाइनेंशियल गुलामी ही है। ये एक ऐसा जोखिम है जो मन की शांति छीन लेता है और लोगों को उसी चूहा दौड़ में फंसाए रखता है। इसे हासिल करने के लिए रैमसे एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान देते हैं, जिसे वो बेबी स्टेप्स कहते हैं। ये एक एक करके आगे बढ़ने वाला प्रोसेस है। आप एक स्टेप पूरा किए बिना दूसरे पर नहीं जाते। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे इमरजेंसी फंड से, ताकि छोटी मोटी मुसीबतें आपको और कर्ज में न धकेल दें। फिर आप पूरी ताकत से सारे नॉन मॉर्गेज कर्ज चुकाने पर फोकस करते हैं, सबसे छोटे वाले से शुरू करके, ताकि एक मनोवैज्ञानिक जीत मिले। और केवल जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं तभी आप एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाते हैं और फिर रिटायरमेंट जैसे लक्ष्यों के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इन दोनों फिलॉसफीज को सीधे सीधे आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि कर्ज से लेकर रिटायरमेंट तक हर बड़े फाइनेंशियल टॉपिक पर ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ये तुलना चार्ट सारी कहानी को एक जगह समेट देता है।
कर्ज के इस्तेमाल पर नजर डालिए। कियोसाकी एग्रेसिव हैं, जबकि रैमसे कहते हैं बिल्कुल नहीं, सख्त मनाही है। एसेट्स की बात करें तो कियोसाकी को रियल एस्टेट और बिजनेस पसंद है, वहीं रैमसे का फोकस म्यूचुअल फंड्स पर है। और रिटायरमेंट प्लान्स, अरे यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। कियोसाकी इसे एक जाल कहते हैं और रैमसे के लिए ये एक मेन इन्वेस्टमेंट टूल है। तो इससे रिस्क लेवल में भी एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। कियोसाकी का रास्ता हाई रिस्क वाला है, जबकि रैमसे का एकदम लो रिस्क। और ये बात किसी संकट के समय, जैसे किसी आर्थिक मंदी में, बहुत ज्यादा मायने रखती है, जैसा कि ये बार चार्ट दिखाता है। कियोसाकी की रणनीति, जिसमें बहुत ज्यादा कर्ज का इस्तेमाल होता है, बाजार गिरने पर दिवालिया होने का बहुत हाई रिस्क पैदा करती है। ये ऊंचा वाला बार देखिए, अगर कैश फ्लो रुक गया तो कर्ज चुकाना नामुमकिन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रैमसे की कर्ज मुक्त रणनीति, जैसा कि ये नीचे वाला बार दिखा रहा है, जबरदस्त स्टेबिलिटी देती है। कोई कर्ज नहीं, मतलब मंदी से निपटना बहुत आसान हो जाता है। तो अब इन दो गुरुओं से थोड़ा हटकर एक रियलिटी चेक करते हैं। आखिर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और जांचकर्ता इन फिलॉसफीज के बारे में क्या सोचते हैं। कियोसाकी के इतिहास को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। उनकी बिजनेस जर्नी में कुछ बड़ी नाकामयाबियां भी रही हैं। 1977 में उनकी पहली कंपनी जो सर्फर वॉलेट बनाती थी, दिवालिया हो गई थी। और हाल ही में 2012 में उनकी एक मेन कंपनी रिच ग्लोबल एलएलसी ने $23.7 मिलियन का हर्जाना न चुका पाने की वजह से बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी। ये बातें उनकी मोटिवेशनल सलाह को असल दुनिया के दांव पेच के साथ जोड़कर देखने में मदद करती हैं। तो प्रोफेशनल्स कियोसाकी की सलाह की कई वजहों से आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बातों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। वो किस्से कहानियों पर ज्यादा निर्भर करते हैं और मुश्किल जोखिमों को बहुत ज्यादा सरल बना देते हैं। कुछ क्रिटिक्स तो उनकी सलाह को खतरनाक भी मानते हैं। एक आम तर्क ये भी है कि कियोसाकी की ज्यादातर दौलत उनकी किताबों और सेमिनार की बिक्री से आई, न कि उन इन्वेस्टमेंट से जिनकी वो वकालत करते हैं। इसी तरह रैमसे के आलोचक कहते हैं कि उनका तरीका बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है और लोगों को महंगाई को मात देने वाले शक्तिशाली टूल्स का इस्तेमाल करने से रोकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है, कौन सा रास्ता सही है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के अपने लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये टेबल इस बुनियादी दुविधा को एकदम साफ कर देती है। कियोसाकी का रास्ता ग्रोथ और कैश फ्लो के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पर फोकस करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रिस्क, जैसा हमने देखा, पूरी तरह से दिवालिया हो जाना है। वहीं रैमसे का रास्ता सुरक्षा के जरिए मन की शांति पर फोकस करता है, लेकिन इसका रिस्क यह है कि दौलत धीरे धीरे जमा होगी। ये असल में रफ्तार बनाम स्थिरता का क्लासिक केस है। हालांकि उनके बीच इतने मतभेद होने के बावजूद वो दोनों एक बहुत ही जरूरी बात पर सहमत हैं। चूहा दौड़ से निकलने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। चाहे कोई कर्ज का इस्तेमाल करे या ना करे, पैसा काम कैसे करता है, ये समझना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आता है, किसी की सबसे शक्तिशाली संपत्ति क्या है? और इसका जवाब खुद रॉबर्ट कियोसाकी के शब्दों में है, आपका दिमाग। ये वो एक चीज है जिसे आप कंट्रोल करते हैं, इसे अच्छी तरह से ट्रेन करें। आखिर में चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, किसी भी रणनीति को सफल बनाने वाला सबसे बड़ा हथियार फाइनेंशियल नॉलेज और एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सीखने वाला दिमाग ही है।